एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER, ये हमारा सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन दिख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट सेल में भी दिख रहा है ये, ठीक है, यानी कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में कॉमन है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक पोर्शन दिखाया गया है, कुछ पोर्शन उसका दिखाया गया है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि ये पूरे सेल का जो साइटोप्लाज्म जो दिख रहा है आपको, पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड होता है, या हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच में पूरे जगह पर ये जो है एक्सटेंडेड होता है, ठीक है ना। और जहाँ भी गैप है वहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल व्यू देखें कि इसका जो हमारा फिगर है यहाँ पर, ये 2 डायमेंशनली इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम लोग 3 डायमेंशनली देखें पहला कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में बना दे रहा हूँ। वेरी सिंपल टू ड्रॉ, ठीक है। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको, कोई बहुत दिक्कत नहीं है इसको बनाने में, ठीक है। मैं कुछ पोर्शन को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने शेड कर दिया ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे 3 डायमेंशनली, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैली जैसा है, ठीक है ना। ऐसे ये एक पैकेट है, ठीक है, एक पैकेट है ये, और एक पैकेट यहाँ है ऐसे, ठीक है। फर्क बस ये है कि ये दोनों जो पैकेट यहाँ दिखाए गए हैं ऐसे ऐसे, इसमें बहुत सारे पैकेट हैं और आपस में वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब उनको हम लोग ऐसे दिखा दें, ऐसे, तो ये इंटरकनेक्टेड हो गए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक पैकेट हो गया, ये एक पैकेट हो गया, ये एक पैकेट हो गया, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो मैंने बनाया इससे क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कई सारे पैकेट जैसे स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, ये जो ऊपर वाला सरफेस है उसी को यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में। अगर हम इसको सामने से ऐसे देखेंगे, 3 डायमेंशनल व्यू देखेंगे, तो ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देगा जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज एन इंटरकनेक्टेड network of membrane lined channels, ठीक है। ये चैनल बना हुआ है और ये मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना है जो एक दूसरे से कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा चीज हम लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ long flat sac like structures, ठीक है ना। लॉन्ग, लंबे लंबे, फ्लैट, चपटे, थैली जैसे स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये पूरे साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म
अभी इसका इंपॉर्टेंस भी देखेंगे कि पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने की वजह से क्या एडवांटेज है सेल को, या हम कहें इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है ना। इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था ना कि जो भी हमारा सेल है उसके प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। न्यूक्लियस के अंदर जो उसका पार्ट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसी रीजन में, पूरे साइटोप्लाज्म के इस रीजन में इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। या हम कहें इट कम्युनिकेट्स with the nuclear membrane cell membrane and the Golgi body, कैपिटल जी, Golgi bodies। कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, इसीलिए गोल्जी बॉडी में कैपिटल जी मैंने यूज किया, ठीक है ना। तो इट कम्युनिकेट्स विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड द गोल्जी बॉडीज। क्यों? एक तरफ ये सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होता है, दूसरे तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और एक बात और है कि ये जो गोल्जी बॉडीज होते हैं वो इसी के डिवीजन से बनते हैं, यानी ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी से कट करके, टूट करके गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एनिमल सेल के केस में दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कई सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर एक साथ रहते हैं, तो उसको गोल्जी बॉडीज कहते हैं। प्लांट सेल में जब जाएंगे तो वो स्कैटर्ड होते हैं अकेले अकेले फ्लैटेंड सैक के रूप में, तो उसको हम लोग डिक्टियोसोम्स कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ उसके बारे में हमने जान लिया कि इट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइंड चैनल्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये दिख रहा है आपको, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इट मीन्स इट कम्युनिकेट्स विद द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द गोल्जी बॉडीज, ठीक है। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है ना, कि अगर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को नोट करें तो कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं, किसी सेल के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। लेकिन उसको जानने से पहले एक छोटा सा चीज़ और मैं बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप के हो सकते हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल में। मैंने आपको बताया ये यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। जो हायर ऑर्गेनिजम्स में सेल पाए जाते हैं, जैसे हम लोग का जो सेल है वो क्या है, यूकैरियोटिक, लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक। तो जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन पाए जाएंगे और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे सेल को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। कौन कौन दो टाइप हैं, मैं यहीं इसको लिख देता हूँ। पहला टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है? बेसिकली दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कैसे है? देखिए, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, तो वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लेकिन अगर इसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह से ये राइबोसोम्स हैं, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं इसके सरफेस पर, तो फिर इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने पर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है
जो देखने में जैसा दिखाई देता है वो रफ सरफेस दिखाई देता है ना, खुरदुरा दिखाई देता है, क्योंकि इस पे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्स जैसे दानेदार स्ट्रक्चर इसके ऊपर दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं है तो उसका जो सरफेस है वो स्मूथ दिखाई देता है, इसलिए उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपने जान लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है इट एक्ट्स एज ए साइटोस्केलेटन। साइटो फॉर सेल। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था साइटोलॉजी क्या होती है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल। तो साइटोस्केलेटन जो है वर्ड जो है उसमें साइटो का मतलब हो गया सेल, तो ये सेल का स्केलेटन की तरह फंक्शन करता है। जैसे हमारे बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है, जो बोन्स है, उनका काम क्या है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करना। ठीक है ना, दे प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू आवर बॉडी। अगर बोन्स हटा दिए जाएं तो हमारे शरीर का न तो कोई शेप होगा न तो कोई पोस्चर होगा। उसी तरह से जो सेल है उसके शेप को मेंटेन रखना और उसके इंटरनल जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको उनके जगह पर फिक्स रखने का काम इसका होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इट एक्ट्स एज ए साइटोस्केलेटन। ठीक है ना। अच्छा, जैसे हमारे बॉडी में बोन्स है उसी तरह सेल के लिए ये साइटोस्केलेटन की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट प्रोवाइड्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जैसे सेल के बाहर कोई सबस्टेंस अगर प्रेजेंट है तो वो सेल के अंदर जाता है और उसका पार्टिकुलर ऑर्गेनेल तक पहुंचना, ये सारे प्रोसेस में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसी तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको सेल से बाहर निकालने का भी काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक किस्म से इंट्रासेलुलर यानी विद इन द सेल एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करता है। ठीक है ना। या हम कहें कि जिस तरह से हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स है, जैसे ब्लड है, वो क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कर रहा है, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम कहते हैं इट प्रोवाइड्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है इट कीप्स वेरियस ऑर्गेनेल्स एट देयर प्लेस। ये तो क्लियर है आपको, क्योंकि ये पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड है, तो इसकी वजह से अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो पार्टिकुलर अपने पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे, वो रैंडमली इधर उधर फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है ना। अच्छा, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर सिक्रीशन एंड स्टोरेज। क्योंकि इनके सरफेस पर राइबोसोम्स हैं तो राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम्स पर। ठीक है ना। तो बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते होंगे, एंजाइम्स का वहाँ पर सिक्रीशन होता होगा, साथ ही साथ कुछ चीज़ बनने के बाद उसका स्टोरेज भी होता होगा। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि इट प्रोवाइड सरफेस फॉर सिक्रीशन एंड स्टोरेज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स का एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बताई हूँ कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो कैसे बनते हैं।
इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। और ये गोल्जी बॉडीज से लाइसोसोम्स बनते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, माइक्रोबॉडीज जिनको हम लोग कहते हैं, जो बहुत तरह के होते हैं, उसी में एक टाइप का माइक्रोबॉडीज है लाइसोसोम्स। तो जो माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है ना। तो खास करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और पूछा भी जाता है कि द सेल ऑर्गेनेल विच एक्ट्स एज ए साइटोस्केलेटन, या ऐसे भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कंसिडर्ड एज साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल हेल्प करता है साइटोस्केलेटन की तरह? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। ओके, अब हम लोग ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी से टूट करके ये गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एनिमल सेल में गोल्जी बॉडीज और प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग गोल्जी बॉडीज के बारे में भी इससे ही रिलेटेड है, तो तुरंत उसको जान लेते हैं। ठीक है ना। ओके, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर बना दूं पहले मैं। देखिए, ये आपका गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, ये क्या है? वेसाइकल्स है। ठीक है, राउंड सैक। ठीक है ना। और ये क्या है? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो गोल्जी बॉडीज का जो स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ पाइल्स ऑफ फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी along with राउंड सैक्स कॉल्ड वेसाइकल्स। ठीक है ना। ये पाइल्स कहने का मतलब क्या है? कई सारे फ्लैटेंड सैक एक के ऊपर एक जो है अरेंज है। ठीक है ना। पाइल्स ऑफ फ्लैटेंड sac like structures called cisternae along with vesicles. This whole structure makes up the Golgi bodies. ठीक है। अब जो Golgi bodies है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है, इससे ही टूट करके ये बनता है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जगह जगह पर आपको Golgi bodies देखने को मिल सकता है जब किसी सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? डायरेक्ट मैं उसी पर आता हूं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं। गोल्जी बॉडीज के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पहला है सिक्रीशन। गोल्जी बॉडीज में बहुत तरह के एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ऑर्गेनेल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ वेरियस सबस्टेंसेस। ठीक है। दूसरा है मेम्ब्रेन फ्लो। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी मेम्ब्रेन फ्लो। ठीक है ना। तो बहुत सारे सबस्टेंस का जो ट्रांसफर है, उससे भी ये ऑर्गेनेल रिलेटेड होता है। ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। ठीक है, हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मेशन किससे होता है? गोल्जी बॉडीज से ही होता है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज बनते हैं और गोल्जी बॉडीज से लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। और कुछ दो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहां मैं लिख दूं, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम
of sperm and vitellogenesis, that is formation of yolk in egg। ठीक है, जो मेल गैमेट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेल गैमेट होता है जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, वो स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है ना, और इसका जो एपिकल रीजन है, जो इसका इंटीरियर मोस्ट पार्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक्रोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसी में एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से स्पर्म जो है एग के मेम्ब्रेन को ब्रेक करके जाके उससे फ्यूज हो जाता है। ये एग है जो फीमेल गैमेट है, दिस इज फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये जब पहुंचता है यहाँ पर, स्पर्म जब पहुंचता है तो इस तरह से अटैच हो जाता है, और इसका जो एक्रोसोम है वो एंजाइम सिक्रीट करता है, वही एंजाइम इस मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है, ब्रेक कर देता है, तब जा करके ये स्पर्म जा करके एग के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है उसमें जो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है वो कौन सा है, गोल्जी बॉडीज है। उसी तरह से जो हम एग होता है, एग का जो यॉक है, ठीक है ना, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला जो यॉक वाला पोर्शन होता है कोई भी एग का, ठीक है ना, चाहे आप किसी बर्ड्स का एग ले लें, ठीक है ना, या फिर कोई मैमेलियन एग की बात करें हम लोग, ठीक है, जो फीमेल गैमेट है उसी को एग कहा जाता है। ठीक है ना, तो उसमें यॉक का जो फॉर्मेशन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनेल कौन सा है, गोल्जी बॉडीज होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्लियर होगा आपको। ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए इसके, सिक्रीशन, मेम्ब्रेन फ्लो, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म एंड विटेलोजेनेसिस विच इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ यॉक इन एग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी बॉडीज। ठीक है ना, हमने ब्रीफ में ही जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, क्योंकि यहीं पर ये पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जा रही है, आगे की क्लास में भी हम लोग को इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो जब आपको स्पेशलाइजेशन में बायोलॉजी लेंगे, जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को नोट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम उससे परिचित हो जाएं। ठीक है ना, अब जो है इस ऑर्गेनेल की भी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर मैंने दिखाया राइबोसोम्स। तो इसका कोई फिगर नहीं बनाना है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नोन सेल ऑर्गेनेल होते हैं, यानी सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है ना, राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल ऑर्गेनेल। ठीक है ना, आप इसको नोट कर सकते हैं कहीं पर, मैं इसको पॉइंट वाइज यही नोट कर देता हूँ। पहला यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट नोन सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट नोन सेल ऑर्गेनेल एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। सभी तरह के सेल में राइबोसोम तो जरूर पाया जाता है। ठीक है ना, अच्छा, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो सकता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर हो सकता है, दो ही जगह पाया जाता है वो। ठीक है, राइबोसोम्स में बी प्रेजेंट स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म और ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा, कई सारे राइबोसोम एक साथ अगर प्रेजेंट हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ मेनी राइबोसोम्स इज कॉल्ड पॉलीसोम्स। कुछ सेल्स में कई सारे राइबोसोम इकट्ठा होकर के एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीसोम्स, यानी पॉलीसोम्स आर ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। पॉलीसोम्स आर ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, फंक्शन क्या है राइबोसोम का, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। यानी जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम्स पर बनता है। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज ए
साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या इसी का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए ये वर्ड बहुत ही यूनिक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने कहा साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, तो क्या आंसर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहा जाए विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन का फैक्ट्री है, मतलब जहां प्रोटीन बनता है, तो कौन सा ऑर्गेनेल होगा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये तीनों ऑर्गेनेल एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, इसलिए हमने इनको एक साथ डिस्कस किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, दे मे बी ऑफ टू टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो बहुत आसान है, इट एक्ट एज साइटोस्केलेटन, इट प्रोवाइड्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर स्टोरेज एंड सिक्रीशन, इट कीप्स वेरियस ऑर्गेनेल्स एट देयर प्लेस एंड इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स। गोल्जी बॉडीज ये दो चीज से बना होता है, सिस्टर्नी और वेसाइकिल से। सिस्टर्नी क्या होते हैं, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, 5 फंक्शन मैंने यहाँ काउंट कराया। पहला क्या है, सिक्रीशन, दूसरा मेम्ब्रेन फ्लो, ठीक है, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और 2 बहुत यूनिक फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म एंड विटेलोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यॉक इन द एग। और राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल ऑर्गेनेल, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल अगर कोई है तो वो कौन सा है, राइबोसोम्स है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आर कॉल्ड पॉलीसोम्स। ठीक है, अच्छा राइबोसोम्स के बारे में एक और चीज मैं बता दूं, राइबोसोम्स आर राउंड ग्रेनुलर नॉन मेम्ब्रेनस, यानी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है इसमें। जैसे अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देखिएगा डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यहाँ राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है ना, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। एंड राइबोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल विच आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल, सारे तरह के सेल में राइबोसोम्स तो पाया ही जाता है। ठीक, फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, इसी वजह से इसको कहा जाता है राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ठीक है ना, ओके।